हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हैं और आप कंपटीशन एग्ज़ाम की, रीट एग्ज़ाम की या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएँ। आप जल्द ही अपने जो भी आपके लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनमें आप सफलता प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं आपको। ओके। छोटी सी रिक्वेस्ट एक बार जो मैं हमेशा करता हूँ, अभी तक जो नए व्यूवर्स हैं, जो जिन्होंने अभी चैनल को जो है देखा है, चैनल पर वीडियो आप देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मनोविज्ञान विषय का अध्ययन अपन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान विषय से संबंधित हम रीट एग्ज़ाम को टारगेट करके और ये वीडियो सीरीज़ जो है मैंने स्टार्ट की है और इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत लगभग मेरे हिसाब से काफ़ी वीडियो लेक्चर जो है अपलोड मेरे द्वारा कर दिए गए हैं। शायद 24-25 वीडियो अपलोड हो गए हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले आप उन्हें जाकर देख लें, ताकि एक मनोविज्ञान विषय को लेकर के एक जो बेसिक जो समझ है, वो आपकी विकसित हो जाए और आपकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, वही मैं तैयार करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से। स्टूडेंट्स, मटेरियल बहुत सारा है, बाज़ार में भी मटेरियल बहुत सारा मिलेगा आपको मनोविज्ञान का, ऑनलाइन भी, यूट्यूब पे भी, बहुत सारे ऐप भी जो लॉन्च हो रखे हैं, उन पे आपको खूब सारा मटेरियल मिलेगा। लेकिन मुख्य बात ये है कि आप समझें चीज़ों को, क्योंकि मनोविज्ञान विषय जो है पूरा का पूरा मानव व्यवहार पर आधारित है। मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इस मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए आपको जो है मानव के व्यवहार को समझना पड़ेगा और मानव व्यवहार किस तरह से करता है समाज में रह करके, पड़ोस में रह करके, परिवार में रह करके, अपने सगे संबंधियों के साथ, किस प्रकार वो अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है, उसे जानना होगा। और मनोविज्ञान कोई कठिन विषय नहीं है। अधिकतर मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं, सर बहुत कठिन विषय है, ऐसा कुछ है ही नहीं मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान विषय बिल्कुल सरल विषय है। आप खुद सोचिए, मनोविज्ञान विषय हर टीचर पढ़ा रहा है। जिस टीचर का अपना खुद का कोई विषय है, वो भी मनोविज्ञान विषय पढ़ा रहा है। मेरा विषय इतिहास है, मैं भी मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान विषय मैंने कई सालों से पढ़ा है, बीएड में, एमएड में, और वैसे भी कंपटीशन के लिए भी कभी थोड़ा बहुत किया, कंपटीशन की तैयारी तब भी मैंने इसको पढ़ा था। तो मैंने स्टडी की इसकी काफ़ी, लेकिन मेरा विषय इतिहास है। इतिहास के भी लेक्चर आप देखते हैं, आते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो मनोविज्ञान एक कठिन विषय नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए बात को कि मनोविज्ञान एक कठिन विषय है। कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल विषय है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको समझने की आवश्यकता है और वही एक ग्राउंड लेवल पे जाकर के मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपकी एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इसके प्रति डेवलप हो जाए और फिर आप एडवांस जाकर के जो है किताबों को, जो क्लिष्ट किताबें हैं, जो कठिन शब्दावली है, उसको आप समझ सकें। तो पहले बेसिक से चलना पड़ेगा, इसीलिए अपन जो है बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल पे जाकर मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है? आई होप आपको अच्छा लग रहा है। बीएड के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो क्लासें ले रहे हैं, तो उनको बीएड का जो उनका सिलेबस है, वो कवर हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि मनोविज्ञान विषय का अध्ययन जो है, वो बिल्कुल सरल है, कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है और आपके जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को टारगेट करके आप चल रहे हैं, उससे संबंधित वीडियो लेक्चर मैं लेकर आ रहा हूँ। जितने भी टॉपिक है, सारे कंप्लीट करवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल रीट को लेकर के, रीट नहीं है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में भी जो टॉपिक हैं, वो भी जो है कंबाइंड होकर के लगभग 70, 80, 90 या हो सकता है 100 क्लासें भी हो जाए मनोविज्ञान विषय की। तो कंटिन्यूअस ये चलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी समय हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है, रीट एग्ज़ाम को टारगेट करके अपन जो है पहला बाल विकास से संबंधित जो यूनिट है, रीट रीट की जो पहली यूनिट है, रीट फर्स्ट लेवल हो चाहे सेकंड लेवल हो, इसकी जो पहली यूनिट है वो बाल विकास से संबंधित है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना? ये सारी अवस्थाओं का अध्ययन है। तो वो अपन कर चुके हैं और उसके बाद में जो है अपन अधिगम, जो सेकंड यूनिट है आपकी रीट लेवल की, उसमें अधिगम और अभिप्रेरणा, ये सारे टॉपिक आते हैं। तो अधिगम अपन ने जो है टारगेट कर रखा है, अधिगम के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ विशेषताएँ हैं, परिभाषाएँ हैं अधिगम की, वो जान ली अपन ने। साथ ही अधिगम के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जिनमें से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना रहती है, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं सारे। 10-12 सिद्धांत थे, सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो है अधिगम से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। 4-5 क्लासें इनकी हो जाएगी। उसके बाद में फिर जो है अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद्यार्थियों, और हो सकता है थर्ड यूनिट स्टार्ट करें, व्यक्तित्व या बुद्धि में से कोई यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, आप टॉपिक लिख लीजिए। आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, अधिगम अपना विषय है, अपना टॉपिक जो अधिगम है, और अधिगम से संबंधित ही विद्यार्थियों आज जो है हम पढ़ने वाले हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अधिगम को प्रभावित कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को
प्रभावित करने वाले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कारक कह दो, तत्व कह दो, एक ही बात है, ठीक है। इनकी अपन बात कर रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे। लिखवाने का ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ लिखना चाहे तो लिख भी लेना। थोड़ा बहुत पॉइंट है, 10-12 पॉइंट है, अपने को वो पॉइंट ध्यान में होने चाहिए बस, ठीक है। उनका अर्थ अपने को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अधिगम जैसा कि आपको पता है, शिक्षण और अधिगम, यानी कि अधिगम के द्वारा बालक सीखता है। सीखना ही क्या है? अधिगम है। अधिगम के माध्यम से व्यक्ति का व्यवहारगत परिवर्तन होता है, वो अभ्यास करता है, और बिल्कुल नियमित रूप से जब वो अभ्यास करता है, तो अभ्यास करने से वह बहुत सी चीज़ें सीख जाता है। जैसा कि थॉर्नडाइक के नियम में आपने पढ़ा था, अभ्यास का नियम, कि बार-बार आप चीज़ों का अभ्यास करते हैं, तो आप उन चीज़ों को सीखने लगते हैं, है ना? जल्दी आप उनको सीख जाते हैं। तो अधिगम यही है कि एक व्यक्ति जब चीज़ों को सीख ले और सीख करके उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, और वो उन चीज़ों को जो है आसानी से कर पाए, सीख करके, वही क्या है? अधिगम है। यानी कि अनुभव और अभ्यास के द्वारा जो उसे प्राप्त होता है, जो चीज़ उसे मिलती है, वही क्या है? अपने आप में अधिगम है। चलिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले देखिए विद्यार्थियों, प्रभावित करने का मतलब है कि सीखने के दौरान बालक को बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है, यानी कि उसके सीखने के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाती है, उसको अग्रसर करती है आगे जाने के लिए, सीखने के लिए। दूसरा, कई चीज़ें ऐसी होती है जो नकारात्मक प्रभाव डालती है, बच्चे के सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। तो ये ऐसे तत्व हैं या ऐसे कारक हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं, जो सीखने को प्रभावित करते हैं। बच्चा सीख रहा है तो उसको प्रभावित करेंगे कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से। वो सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी तत्व हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, उन सब की अपन जो है आज की इस वीडियो क्लास में बात करने वाले हैं। चलिए, एक-एक की बात करते हैं। सबसे पहला है विद्यार्थियों, सबसे पहला जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, वो है विद्यार्थियों अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा का मतलब अगर हिंदी में बोले, मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेट करना। देखिए, मोटिवेशन जो है विद्यार्थियों, मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है। अगर आप अभिप्रेरणा की बात करें तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है सकारात्मक और एक होती है विद्यार्थियों नकारात्मक। और मुख्य रूप से अगर मोटे रूप से बात करें अपन, तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की है, और वो है, एक तो आपके आंतरिक, एक तो है विद्यार्थियों आंतरिक, और एक होती है बाह्य, ठीक है? अभिप्रेरणा जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। तो दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बाह्य की बात करते हैं। देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब है कि बाहरी तत्व, बाहर के वातावरण से जनित, परिवार से, पड़ोस से, मित्र मंडली से जो बाहरी रूप से व्यक्ति को चीज़ें प्रभावित करती है, वो जो है विद्यार्थियों क्या कहलाते हैं? अभिप्रेरणा के बाह्य तत्व कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए, आप क्लासरूम में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, तो टीचर ने आपको शाबाशी दी सब बच्चों के सामने, शाबाश, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा जो है प्रश्न पत्र हल किया है आपने, बहुत अच्छे आपने नंबर हासिल किए हैं। तो ये क्या है? उस बच्चे के लिए एक बाह्य अभिप्रेरणा है। वो बच्चा और प्रयास करेगा, वो और कोशिश करेगा अच्छे नंबर लाने की, और आगे आने वाले सभी टेस्टों में अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेगा। ये उस बच्चे के लिए बाह्य अभिप्रेरणा है। उसके अलावा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं, मान लीजिए यूनिवर्सिटी आप टॉप करते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी के जो अ, कुलाधिपति है, वाइस चांसलर है या चांसलर है, उनको बुला करके जो है आपको कोई ना कोई पुरस्कार दिया जाएगा। आपको मेडल दिया जाएगा, गोल्ड मेडल दिया जाएगा, आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो वो भी क्या है आपके लिए? वो बाह्य अभिप्रेरणा है। यानी कि ऐसे प्रेरक तत्व जो बाहरी रूप से आपको प्रभावित करें, किसी कार्य को करने के लिए बाहर से आपके ऊपर जो है एक तरह से वो आपको जो अग्रसर करे उस कार्य को करने के लिए, वो क्या कहलाएगी? बाहरी अभिप्रेरणा कहलाएगी। अब वो अभिप्रेरणा कहीं भी हो सकती है। दैनिक जीवन में भी आप बहुत से काम ऐसे करते हैं, तो उसके लिए आपको शाबाशी मिलती है। घर पे आप घर परिवार में रह कर के आप अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं, घरवालों को सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं, तो घरवाले वहाँ भी आपको प्रेरित करते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे। बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया, तो भी उसके माता-पिता कहते हैं, वाह! साइकिल चलानी सीख ली, शाबाश, हमारे लड़के को साइकिल चलानी आती है। हैं? तो उसमें भी खुशी की बात है, वो एक ना एक तरह से वो क्या है? वो बाह्य अभिप्रेरणा है। यानी बाहरी रूप से व्यक्ति को प्रभावित करती है, वो बाह्य अभिप्रेरणा है। दूसरी होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है कि अंदर से, भीतर से सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। यानी कि एक तो व्यक्ति, मान लीजिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको आकर के बता रहा हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम के बारे में, आप एग्जाम इस तरह से दीजिए, इस तरह से आप तैयारी करिए, ये पुस्तकें लेके आइए, ये कोर्स मटेरियल ले लीजिए, आप यूट्यूब पे मेरी क्लासें देखिए। ये सब चीज़ें क्या है?
ये सब चीज़ें बाह्य अभिप्रेरणा है, यानी बाहरी रूप से आपको ये चीज़ प्रभावित कर रही है, ठीक है? लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है विद्यार्थियों, वो व्यक्ति के खुद के अंदर से होती है। अंदर से मतलब उसका मन करेगा जब वो उस कार्य को करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि टीचर क्लासरूम में आके कहता है बच्चों में पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये पुरानी बातें थी, अब तो खेलना-कूदना भी ज़रूरी है ना? खेल-कूद करके देखो लोग कितने आगे चले गए हैं। बहुत से गेम्स के अंदर उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है खेल-कूद में भी। तो ये बात नहीं कह सकते, लेकिन पुराने समय में ऐसे कहा जाता था, कभी खेलो कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें बाह्य रूप से एक बालक को जो है प्रेरणा दे रही है। लेकिन बच्चे का मन करेगा, वो तो वही काम करेगा ना। उसके पढ़ने का मन है तो ही वो पढ़ेगा। अगर उसे खेलने का मन है और आप उसको पढ़ने बैठा दोगे तो उसका दिमाग तो वहाँ चला जाएगा, खेलने के अंदर। वो कहाँ से पढ़ेगा? यानी कि वो बच्चा जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है। घोड़े को आप तालाब तक लेके जा सकते हो पानी पीने के लिए, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि उसकी पानी पीने की इच्छा नहीं है ना? तो उसके अंदर जो आंतरिक रूप से यानी अंदर आपके विचार, भाव, आपका मन मस्तिष्क जब कहने लग जाए कि मुझे ये कार्य करना है, तब आप उस कार्य को कर पाते हो। तब आपको उस कार्य में सफलता मिल पाती है। उस कार्य को आप पूरी लगन से, निष्ठा से कर पाते हो। लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं उस कार्य को करने की, तो आप कैसे करोगे उस कार्य को? नहीं कर पाओगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण होती है विद्यार्थियों अभिप्रेरणा वो कौन-सी है? दोनों में से आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि मैं आपको अगर कह दूँ कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कीजिए, आगे समय बहुत खराब है, संघर्ष है, स्ट्रगल है, कैसे जीवन जियोगे, आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी इन बातों का प्रभाव आप पे थोड़ी देर के लिए हो सकता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, महीना भर तक हो सकता है। लेकिन उसके बाद में फिर वही आपकी लाइफ़ शुरू हो जाएगी और आप कहोगे छोड़ो यार, क्या करना है तैयारी करके? अपना काम चल रहा है ना, बस चलता रहना चाहिए। ये सोच हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो तो किसी टीचर की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी टीचर से मोटिवेशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप खुद से ही मोटिवेट होते रहोगे और ये विद्यार्थियों जो है अभिप्रेरणा आंतरिक वाली जो है ये बहुत तकड़ी होती है। मतलब इसमें व्यक्ति जो है कुछ भी कर जाता है। कहते हैं ना पागलपन की हद तक कार्य करना। तो वो पागलपन जो आता है ना वो इस आंतरिक अभिप्रेरणा से आता है। घंटों-घंटों बैठकर स्टडी करना, तैयारी करना, मेहनत करना, हैं? कोई सिलेक्शन ले लेना या सिलेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है, नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी कार्य आप कर रहे हो उसमें सफलता प्राप्त कर लेना। तो वो सब क्या है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा के माध्यम से ही आप जो है आगे बढ़ सकते हो, शिखर को छू सकते हो आप। आप फर्श से अर्श तक पहुँच सकते हो। किससे? आंतरिक अभिप्रेरणा के माध्यम से। और आंतरिक अभिप्रेरणा देखो विद्यार्थियों मैं देखता हूँ जैसे मैं तो चलो शहर में रहता हूँ। मेरी मैं जहाँ पर मेरा वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर गाँव में वो कॉलेज है जहाँ पर मैं वर्किंग करता हूँ, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो मेरे जो कई मित्र मंडली है, कई दोस्त हैं, स्टाफ साथी है, उनके वहाँ पर नज़दीक ही 2-4 किलोमीटर पर मकान है उनके। तो वो अपने घर में जहाँ रहते हैं, वो एक्चुअल में उसको ढाणी बोलते हैं। ढाणी अपने अंग्रेजी में बोलें तो फार्म हाउस, यानी चारों तरफ खेत है, फार्म और उसके बीच में घर बना रखा है, फार्म हाउस। लेकिन लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे ढाणी, ढाणी में रहते हैं। तो वहाँ पर मैं कई बार जाता हूँ, तो मैं वाक़ई में मैं खुद अचंभे में रह जाता हूँ, उनके उस जीवन को देख कर के, उनके उस दिनचर्या को देख कर के। कहीं पर पशु बंधे हुए हैं, बकरी है, गाय है, भैंस है, हैं? घर में कुत्ते भी पाले हुए हैं, बच्चे हैं वो इसी तरह से मिट्टी में घूम रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए बाहर से टंकियाँ मँगवानी पड़ती है, टैंकर आते हैं, फिर वो टैंकर से पानी में पाइप जोड़ना पड़ता है लंबा-सा, उस लंबे से पाइप से फिर अंदर वाली टंकी भरते हैं। उसके अलावा जो है विद्यार्थियों मकान जो हैं वो 1-2 पक्के कमरे मिलेंगे, उसके अलावा आपको झोंपड़ी ही झोंपड़ियाँ मिलेगी। उसमें रहना, लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। छोटा-मोटा कोई सोलर पैनल लगा रखा है, तो उससे छोटी-मोटी कोई लाइट जल जाती है, तो पूरे दिन लाइट नहीं रहती। तो इन कठिन परिस्थितियों में रह कर के वो लोग तैयारी करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में मैं कहता भी हूँ कई बार, मैंने कहा सर मैं कहा आपके घर में रहना, आपके घर में मतलब कि रहने का मतलब है कि पग-पग पे मोटिवेशन है। राजस्थान शूरवीरों की धरती है, कहते हैं पग-पग पे जो है यहाँ पर शूरवीरों की छाप हमें मिलती है। तो वही बात है कि ऐसे घरों के अंदर, ऐसी ढाणियों के अंदर, ऐसे फार्म हाउस जहाँ पर ये लोग रहते हैं, उनके पग-पग पे विद्यार्थियों मोटिवेशन है, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मोटिवेशन शहर में नहीं हो सकता। शहर में जो है पाइपलाइन से पानी आता है, लेकिन वहाँ पर पानी के लिए टंकियाँ डलवानी पड़ती है और फिर उस टंकियों से पानी निकालना पड़ता है। फिटिंग नहीं है बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर, तो पानी टंकी में से निकाल के फिर डालना पड़ता है। हाथ धोने के लिए पानी चाहिए तो आपको टंकी से पहले निकालना पड़ेगा।
तो कितनी मेहनत होती है। तो विद्यार्थियों, ये पग-पग पे मोटिवेशन वाली बात है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, अब इतनी बातें नहीं कर सकते अपन, समय खराब हो रहा है अपना। लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ एक्चुअली मोटिवेशन होता क्या है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। यही देखा गया है कि अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जो बच्चे हैं, वो गाँव वाले सेलेक्ट होते हैं। गाँव के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमारी स्थिति ये की ये रहेगी। हम वो एक अच्छा मकान नहीं बना पाएँगे, हम वो एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाएँगे, हम हमारे जीवन को नहीं बदल पाएँगे अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो। इसीलिए वो जो है इस मोटिवेशन से, इस आंतरिक अभिप्रेरणा से, इस सेल्फ मोटिवेशन से प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर के काम करते हैं और अच्छा रिज़ल्ट आता है। अधिकतर हम देखते हैं सरकारी नौकरियों के अंदर गाँव के बच्चे, ढाणी के बच्चे जहाँ पर लाइट नहीं है, दिन में बैठ कर के इंतज़ार इंतज़ार ये रहता है कहीं दिन ना छिप जाए। दिन छिपने से पहले-पहले मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अब बताइए वो सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि उनको आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो प्रेरित कर रही है। तो जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अगर कोई अभिप्रेरणा आवश्यक है या सर्वोच्च है, तो वो कौन-सी है विद्यार्थियों? आंतरिक अभिप्रेरणा है। यही व्यक्ति को आगे लेके जाती है। ठीक है? तो अभिप्रेरणा जो है वो कहीं न कहीं अधिगम को प्रभावित करती है। काफ़ी लंबी होगी बात, चलिए दूसरा कारक जो है उसकी बात करते हैं। दूसरा कारक विद्यार्थियों जो कि अधिगम को प्रभावित करता है और वो है हमारा बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण। देखिए बाहर का वातावरण यानी कि बालक का आस-पास का परिवेश, उसके घर का माहौल, उसके आस-पास का माहौल, उसके वो जिस समाज में वो रहता है उस समाज का माहौल, उसके रिश्तेदार परिवार किस तरह से हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि देखिए बालक की पहली पाठशाला उसका घर है और उसके घर में जो माहौल है, घर में अगर मान लीजिए कलह का माहौल है, लड़ाई-झगड़े का माहौल है, तो वो बालक के अधिगम को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। बालक पढ़ नहीं पाएगा, बालक मानसिक रूप से जो है बीमार हो जाएगा, सारे दिन उस कलह को, लड़ाई-झगड़े को देखता हुआ। अगर उसके पास-पड़ोस में इस तरह के कृत्य होते हैं, मान लीजिए पास-पड़ोस में कोई शराब की दुकान है या फिर कोई नशाखोरी का अड्डा है या कोई वेश्यावृत्ति का अड्डा है, तो उन सब को देख कर के भी बालक का अधिगम प्रभावित होगा। बालक सीख नहीं पाएगा, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा वो उन चीज़ों को देख कर के, कि रोज़ाना आस-पड़ोस में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, शराब पी कर के लोग घूम रहे हैं, वेश्यावृत्ति करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती है, बाहरी रूप से प्रभावित करती है। बाहर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वंशक्रम तो है ही, वंशक्रम तो प्रभावित करता ही है। माता-पिता के गुण जो है, दादा-दादी के गुण जो है, नाना-नानी के गुण हैं, वो बच्चे में आते हैं वंशक्रम के द्वारा, जीन्स के द्वारा। लेकिन बाहर का वातावरण भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है और मनुष्य वातावरण में रहकर के अर्जित करता है। व्यवहार कहाँ करेगा? समाज में रहकर करेगा, परिवार में रहकर करेगा व्यवहार। व्यवहार कहाँ सीखेगा? समाज में रहकर के ही व्यवहार करना सीखेगा। तो अगर आपका समाज ही ऐसा है, आपका वातावरण ही ऐसा दूषित है, तो उस बच्चे का अधिगम जो है विद्यार्थियों, जो सीखना है, वो भी कहीं न कहीं प्रभाव डालेगा। तो ये एक तरह का नकारात्मक प्रभाव है अधिगम के ऊपर। ठीक है? ये जहाँ अपन ने अभिप्रेरणा पढ़ा था, ये सकारात्मक प्रभाव था। अधिगम में सीखने में के अंदर प्रभावित करने वाला सकारात्मक प्रेरक है अभिप्रेरणा। लेकिन नकारात्मक की बात करें तो अब बाहरी वातावरण आ गया, दूषित वातावरण की बात कर रहे हैं। दूषित वातावरण उस बच्चे को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन अगर वही वातावरण सकारात्मक है, तो वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए घर के पास में कोई अध्यात्म केंद्र है, योग केंद्र है, जहाँ पर योग होता है, चिकित्सा होती है योग पद्धति के माध्यम से, या फिर मान लीजिए कोई अध्यात्म केंद्र है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है। इस तरह के धार्मिक अगर कोई संस्थाएँ हैं, तो वो बच्चे को प्रभावित करेगी। या मान लीजिए कोई स्कूल है, सुबह-सुबह प्रेयर हो रही है, तो कितनी अच्छी चीज़ें उसके दिमाग में जाती है। शुरू से ही, उसके जन्म के प्रारंभ से ही, जब वो अपनी माँ के गर्भ में है, ऐसी चीज़ें उसके कानों में जा रही है। हैं? प्रहलाद कहते हैं कि जब प्रहलाद का जन्म हुआ था, उससे पहले वो अपनी माँ के जब गर्भ में था, तो नारायण, 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 नारायण ये जो है सुनता था वो, अपनी माँ को भक्ति करते हुए सुनता था। तो वो सब चीज़ें उसने माँ के गर्भ में रहकर, पेट में रहकर के सीखी थी और जब उसका जन्म हुआ तो भी वो नारायण, नारायण जपने लग गया। तो कहने का मतलब है गर्भ धारण जब माता करती है तो भी उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए पास में आस-पड़ोस में कोई मंदिर है, दिन भर उसमें घंटियाँ बजती है, आध्यात्मिक उसमें भजन होते हैं, तो उसका प्रभाव उसकी होने वाली संतान पे पड़ता है। तो ये क्या है? ये बाहरी कारक है, यानी कि बाहरी वातावरण है, जो व्यक्ति को प्रभावित करेगा, कहीं न कहीं उसके अधिगम को प्रभावित करेगा, उसके सीखने को प्रभावित करेगा। ठीक है? चलिए, लिखने का देखिए अगर कोई बात इम्पोर्टेंट लगती है तो आप लिख लो, ऐसी कोई वो नहीं है, आप मेन चीज़ समझने वाली है। ठीक है ना? इसलिए मैं यहाँ पर इन सबको क्या है केवल समझा रहा हूँ आपको, आगे लिख नहीं रहा हूँ।
ओके, चलिए तीसरा देखते हैं विद्यार्थियों। तीसरा जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, वो है विद्यार्थियों आपके सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा। हाँ, सीखने की इच्छा ये तो आपको पता ही है। अभी-अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हो, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, तब तक आप उससे वो कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है? यही बच्चे के ऊपर लागू होती है कि बच्चे को आप पढ़ने के लिए एक निश्चित समय सीमा है, उसमें ही आप उसको पढ़ा सकते हो। ये नहीं है कि रात को उठा के 12 बजे उसको थप्पड़ मार के कहोगे चल पढ़ने बैठ जा, नहीं पढ़ पाएगा। या दोपहर को उसको रेस्ट करना है, आराम करना है, थकावट का टाइम है उसका, उसके सोने का समय है, थकावट हो रही है शरीर में, आप उसको कहोगे नहीं पढ़, तो नहीं पढ़ पाएगा। तो एक समय सीमा होती है, उस समय के अंदर ही मनुष्य की कुछ सीमाएँ होती है, शरीर की कुछ सीमाएँ होती है, शरीर की आवश्यकताएँ होती हैं मनुष्य की, थकान होती है, नींद आती है, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सीखने की भी इच्छा जो है विद्यार्थियों, वो बालक के ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चा सीखना चाहता है या नहीं चाहता है। ठीक है? तो ये सीखने की इच्छा भी बालक की होगी, ये भी क्या करती है अधिगम को प्रभावित करती है। चलिए, अगला देखिए विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है विषय सामग्री। विषय सामग्री की प्रकृति। विषय सामग्री की प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, यानी कि आप बच्चे को जो विषय पढ़ा रहे हो, उसकी विषय सामग्री किस प्रकार की है? सरल प्रकार की है, कठिन प्रकार की है? अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो क्लास में और उन बच्चों को आप पहले शुरुआत में ही कठिन सामग्री पढ़ाने बैठ गए, तो बताइए वो बच्चे सीख नहीं पाएँगे। उनमें उबाऊपन आ जाएगा, उनमें जो है नीरसता आ जाएगी कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे तो। तो ये शिक्षण सूत्र भी है, सरल से कठिन की ओर जो यहाँ पे काम करता है, सरल से कठिन की ओर। ये एक शिक्षण सूत्र है विद्यार्थियों, ये आप टीचिंग मेथड के अंदर पढ़ेंगे। कोई भी विषय आप पढ़ते हैं, उसका टीचिंग मेथड होता है, उसके अंदर आप जो है ये शिक्षण सूत्र पढ़ते हैं, सरल से कठिन की ओर, यानी बच्चों को पहले सरल विषय वस्तु पढ़ाई जाए, उसके बाद में उनको कठिन विषय वस्तु का अध्ययन करवाया जाए। तो इस विषय सामग्री की प्रकृति यानी नेचर है ये कि कठिन विषय वस्तु है, एक सरल विषय वस्तु है। अगर सरल विषय वस्तु है तो उसको बच्चा जल्दी सीखेगा, और कठिन विषय वस्तु है तो उसको समझने में उसको टाइम लगेगा, लेट लगेगा, उसको समय लगेगा। ठीक है? तो ये भी कहीं न कहीं अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। चलिए अगला देखिए विद्यार्थियों, 5वां पॉइंट, और वो है अपना अ, अगला 5वां पॉइंट है थकावट। थकावट। थकावट भी हमने बात की कि विद्यार्थियों क्लासरूम में बच्चा पूरे टाइम नहीं पढ़ सकता है। विद्यालय का समय अगर 5 घंटे, 6 घंटे का है, तो ये नहीं है कि आप उसको लगातार 5-6 घंटे पढ़ा रहे हो। हो सकता है ऐसा बच्चा पढ़ सकता है 5-6 घंटे लगातार, नहीं पढ़ सकता। उस बालक को निश्चित टाइम पीरियड के अंदर ही आप पढ़ा सकते हो। जैसे इंटरवल का टाइम निश्चित किया जाता है, 10 बजे मान लीजिए 11 बजे इंटरवल हो रहा है, तो आधा घंटे का ब्रेक दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बालक की जो ऊर्जा है वो खत्म हो गई है। सुबह आपने इंटरवल से पहले 4 पीरियड लगा दिए, आपने गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और आपके साथ में कोई साइंस, पर्यावरण या कोई आपने एनवायरनमेंट, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस पढ़ा दिया बच्चों को। कठिन जो विषय थे, उनको पढ़ा दिया आपने शुरू-शुरू में सुबह-सुबह, और इंटरवल के बाद में आपने सरल विषय पढ़ा दिए, जिसमें हिंदी आ गया, आपके सामाजिक अध्ययन आ गया, चित्रकला आ गया, है ना? पर्यावरण अध्ययन आ गया, ये विषय पढ़ा दिए आपने। तो थकावट भी जो है वो प्रभावित करती है अधिगम को कहीं न कहीं। अगर आप बच्चे को कंटिन्यूअस पढ़ाओगे तो थकावट आ जाएगी, और थकावट आ जाएगी तो बच्चा इतना पढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए इंटरवल से पहले जो है कठिन विषयों को पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा घर से जब आता है तो पूरी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ आता है, और उस एनर्जी को पूरा-पूरा कठिन विषयों में खपा दिया जाए। जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है उनमें खपा दिया जाए। हालाँकि सारे विषय इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये ऐसी सोच बनी हुई है कि भई अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये विषय जो इम्पोर्टेंट है, तो इनको पहले पढ़ाते हैं ताकि इनको पहले समझ लिया जाए, इनके जो सूत्र हैं, फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनको बच्चे अच्छे से जो है ग्रहण कर ले, और बाद में जो ये इनको रटने वाले विषय मानते हैं, सामाजिक अध्ययन है, हिंदी है, पर्यावरण है, इनको तो इनको बाद में पढ़ाते हैं। ताकि बच्चा थकावट में भी है तो भी चलिए कोई बात नहीं, ईज़िली उनको वो कर लेगा, उनके नॉलेज को ग्रहण कर लेगा वो। ठीक है? तो थकावट भी जो है प्रभावित करती है। अगला देखिए, छठा पॉइंट देखिए विद्यार्थियों, और छठा पॉइंट है अपना शिक्षण की विधि। शिक्षण की विधि। शिक्षण की विधि देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, टीचिंग मेथड के अंदर आप पढ़ेंगे कि शिक्षण की विधि प्रविधि होती है, बहुत सी विधियाँ होती है शिक्षण की। व्याख्या विधि है, पर्यवेक्षण विधि है, अनुसंधान विधि है, खेल विधि है, कहानी विधि है, कथन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। इस तरह से बहुत सारी विधियाँ होती हैं शिक्षण की, जिन विधियों को शिक्षक काम में लेता है क्लास के अंदर, बच्चों को पढ़ाते समय।
तो शिक्षण की विधि भी जो है वो कहीं न कहीं प्रभाव डालती है अधिगम के ऊपर, बच्चे के सीखने के ऊपर कि भाई टीचर किस तरह की विधि को काम में ले रहा है। अब मान लीजिए छोटी प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं 1 से 5 या 5, 6, 7 8 क्लास के, उन बच्चों को अगर आप व्याख्या विधि से पढ़ा रहे हो, लेक्चर मेथड, आप उनके सामने लेक्चर दे रहे हो, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, ये व्याख्या विधि है, मैं व्याख्या विधि से पढ़ा रहा हूँ आपको। लेकिन अगर छोटी क्लास के बच्चों को अगर व्याख्या विधि से आप पढ़ा रहे हो, तो बच्चे बोर हो जाएँगे, उनके समझ में नहीं आएगा और वो चीज़ों को समझ भी नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो कहानी विधि की ज़रूरत है, उन्हें तो प्रश्नोत्तर विधि की आवश्यकता है, उन्हें तो अनुसंधान विधि, खेल विधि की आवश्यकता है और आप उनको लेक्चर दे रहे हो। वो बेचारे बैठे हैं, उदास होए हुए, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ और, केवल आपकी भाषण को सुन रहे हैं। ठीक है? तो वहाँ पर प्राइमरी क्लास के अंदर जो है, ये व्याख्या विधि काम नहीं करेगी, वहाँ पर आपको कहानी विधि से पढ़ाना पड़ेगा या फिर आपको खेल विधि से पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर उच्च कक्षाएँ हैं, 11th-12th की क्लास है या फिर कॉलेज की जो क्लासें हैं, आप लोग देख रहे हो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, तो आपके लिए व्याख्या विधि सर्वोत्कृष्ट है। व्याख्या के माध्यम से आप अच्छे समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल रुचि लेके आप सुन रहे हैं और बीच-बीच में मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दे रहा हूँ। तो आपके बड़ी कक्षाओं के लिए व्याख्या विधि उपयुक्त है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए उचित नहीं है। तो टीचर को ये मेथड भी देखना पड़ेगा, टीचर को जो मेथड है, जो विधि है, उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मैं किस तरह की विधि प्रयोग में लूँ। कौन-सी क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ, हर क्लास के ऊपर एक विधि से आप नहीं पढ़ा सकते हो। क्लास की आयु वर्ग को देखना पड़ेगा, बच्चों की उम्र देखनी पड़ेगी, क्लास देखनी पड़ेगी, आपने कौन-सी क्लास को आप पढ़ा रहे हो। उस क्लास के अनुसार ही आपको जो है विधि प्रविधि को काम में लेना पड़ेगा। तो ये विधि भी जो होती है विद्यार्थियों शिक्षण की, ये भी ब बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। चलिए, अगला देखिए, 6 पॉइंट अपने हो गए हैं और 7वां पॉइंट है विद्यार्थियों अपना, 7वां पॉइंट है विद्यार्थियों मित्र मंडली। मित्र मंडली। मित्र मंडली कह दो, मित्र समूह कह दो, एक ही बात है। मंडली मतलब समूह होता है। हाँ, मित्र मंडली। देखिए, मित्र मंडली भी प्रभावित करती है बहुत ज़्यादा अधिगम को। सीखने में मित्र मंडली का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। टीचर से हम एक बार पूछ लेते हैं, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो, 2 बार पूछ लेते हैं, लेकिन तीसरी बार भी वो चीज़ नहीं आई, तो हम टीचर से पूछते हुए संकोच करते हैं। आपने छोटी क्लासों में ऐसा देखा होगा, बच्चे पूछते नहीं टीचर से, घबराते हैं कि सर से 1 बार 2 बार पूछ लिया, बार-बार क्या पूछे? पता नहीं सर नाराज़ हो जाए, बुरा मान जाए या मुझे डाँट दे पूरी क्लास में, मेरी बेइज़्ज़ती कर दे। हुँ? ऐसा बच्चे सोचते हैं। तो वहाँ पर फिर मित्र हमारे काम आते हैं, हैं? याद कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं, आधी रात को आ जाऊँगा। ये वो वाले मित्र हैं, आधी रात वाले। तो मित्र समूह वहाँ काम आता है, कभी टीचर को नहीं पूछ पा रहे हैं तो अपने मित्रों को पूछ लेते हैं। आपने भी ऐसा किया होगा, अपनी क्लास टाइम में, स्कूल टाइम के अंदर आपने भी जो है, अपने टीचर को ना पूछ करके पास में बैठने वाले मित्र को ज़रूर पूछा होगा। कोई सवाल आपको नहीं आया होगा गणित के अंदर, पूछा है ना? हाँ, पक्का पूछा है। तो मित्र समूह जो है वो भी विद्यार्थियों अधिगम को प्रभावित करता है, बालक के सीखने को प्रभावित करता है। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि 10वीं के बाद में बच्चे जब सब्जेक्ट लेते हैं 11th के अंदर, तो मित्र मंडली के संपर्क में आकर के वो गलत विषय का चुनाव कर लेते हैं। अब मित्र मंडली मान लीजिए 4-5 लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, वो कह रही है कि नहीं हम तो आर्ट्स लेंगे और आपको मान लीजिए साइंस लेनी है, तो आप क्या करोगे, साइंस को छोड़ोगे, किसके पीछे? अपने उस मित्र मंडली के पीछे कि मेरी सहेलियाँ या मेरे दोस्त जो हैं ये आर्ट्स ले रहे हैं तो मैं भी आर्ट्स ही ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। तो आप वहाँ पर अपना विषय जो है छोड़ दोगे और उस विषय में चले जाओगे। तो उसका आपको फिर बेनिफिट थोड़ी होगा, उसका नुकसान होगा आपको। आप साइंस में जा रहे थे लेकिन आर्ट्स में चले गए आप। दूसरी तरफ अगर आप मान लीजिए आपको आर्ट्स पढ़ना है, आपको आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट लेने हैं, हिंदी लेनी है, पॉलिटिकल साइंस लेना है, ज्योग्राफी लेनी है, हिस्ट्री लेनी है, लेकिन आप जो है मित्र मंडली के संपर्क में आके आपने साइंस ले लिया। अब आपने साइंस का चुनाव कर लिया विज्ञान का और आगे आपके नंबर आ रहे हैं बहुत कम, तो वहाँ भी आपको नुकसान हो गया। आपको आर्ट्स के विषयों में इंटरेस्ट था लेकिन मित्रों के प्रभाव में आकर आपने साइंस ले ली। नतीजा ये हुआ कि 11th-12th और 12th के बाद में जब आपको ग्रेजुएशन करने का नंबर आया, तो आपके साइंस थी, फिर भी आपने जो है ग्रेजुएशन में क्या किया? आपने बीए किया। आपको बीएससी करनी चाहिए थी लेकिन आपने बीए किया। क्यों? क्योंकि आपका रुझान ही उसकी तरफ ही था, आर्ट्स की तरफ था। मित्र मंडली के संपर्क में आके आपने साइंस ली थी। तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों मित्र मंडली भी जो है बालक के सीखने पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ठीक है? 7 पॉइंट हो गए हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ और अगला अपना 8वां पॉइंट लिखते हैं। आपने लिख लिए होंगे ये। हाँ, 8वां पॉइंट है विद्यार्थियों अपना 8वां पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य जो है बच्चे का वो बहुत प्रभावित करता है।
अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है? तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बालक रोगी है, तो रोगी बालक कैसे पढ़ पाएगा बताओ? अधिगम कैसे कर पाएगा? वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन एक स्वस्थ बालक है, तो वो बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को सीख पाएगा, टीचर के द्वारा कही गई बातों को सुन पाएगा और समझ पाएगा, व्यवहार में ला पाएगा अपने, और उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, उसके रिज़ल्ट में दिखाई देगा। ठीक है? तो स्वास्थ्य जो है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया है, तो पहले स्वास्थ्य को सही करना चाहिए हमें, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो किसी काम में मन नहीं लगता है। अभी भी आप अगर मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, तो आप स्वस्थ हैं बिल्कुल, स्वस्थ तंदुरुस्त हैं, चंगे हैं एकदम, तो आपका मन कर रहा है कि मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर, तो आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। यहीं अगर आपका सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो आप कहाँ से वीडियो लेक्चर देखेंगे? पहले आप उसको ठीक करेंगे, छोड़ो बाद में देखेंगे वीडियो, पहले अपन थोड़ा सिर में दर्द ठीक करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो यही बात है कि स्वास्थ्य सही होना बहुत ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ होगा, तो मस्तिष्क जो है वो अच्छे से काम करेगा। तो ये भी कहीं न कहीं अधिगम को प्रभावित कर रहा है। चलिए अगला देखिए विद्यार्थियों, अगला 9वां जो कारक है वो है आपका बुद्धि। बुद्धि और स्मरण शक्ति। बुद्धि और स्मरण शक्ति जो है विद्यार्थियों, ये भी कहीं न कहीं अधिगम को प्रभावित करती है। किसी बालक का आईक्यू तेज हो सकता है, किसी बालक का आईक्यू कमज़ोर हो सकता है। स्मरण शक्ति की बात कर रहे हैं अपन। स्मरण शक्ति यानी कि याद रखने की ताकत, याददाश्त आप उसको कह सकते हो। तो किसी व्यक्ति की याददाश्त अच्छी हो सकती है और किसी की बुरी हो सकती है। किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा हो सकती है, आईक्यू लेवल ज़्यादा हो सकता है, किसी का आईक्यू लेवल कम हो सकता है। कई बालक ऐसे हैं जिनको एक बार में चीज़ पढ़ने से याद रहती है लंबे समय तक। कई बालक ऐसे हैं जो 10 बार पढ़ते हैं तो भी उन्हें याद नहीं रहता, या लंबे समय तक याद नहीं रहता, उनको बार-बार रिपीट करना पड़ता है उन चीज़ों को। तो ये क्या होता है? ये आईक्यू होता है। ये स्मरण शक्ति होती है हर बालक की अपनी। तो ये आईक्यू लेवल जो होता है वो भी विद्यार्थियों अधिगम को क्या करता है? प्रभावित करता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक बार में कम से निकाल लेते हैं। पेपर दिया, 1-2 पेपर दिए, सिलेक्शन हो गया उनका। एक को छोड़ दिया, दूसरे में सिलेक्शन ले लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरे में ले लिया। तो क्यों? क्योंकि उनका आईक्यू लेवल तेज़ है। वो चीज़ों को जल्दी पकड़ कर पा रहे हैं, जल्दी सीख पा रहे हैं चीज़ों को। वो जो पढ़ लिया उन्होंने, तो स्मरण शक्ति अच्छी है उनकी, याददाश्त अच्छी है उनकी, अंदर स्टोर करके रखते हैं और लंबे टाइम तक उसको याद रखते हैं। तो ये ईश्वर की देन है, इस पर हमारा कोई बस नहीं चलता है। ठीक है? ये गॉड गिफ्ट है, तो इसमें कोई ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बुद्धि इतनी तेज़ क्यों नहीं है। ठीक है ना? ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, हम अपनी मेहनत से जो है ऐसा कर सकते हैं। मेहनत करने से, अभ्यास करने से, जैसा थॉर्नडाइक का नियम है मैंने आपको बताया, थॉर्नडाइक का नियम यही कहता है कि आप बार-बार अभ्यास कीजिए। अभ्यास का नियम यही कहता है आप बार-बार अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने से जो है आपकी गलतियाँ कम होती चली जाएगी और लास्ट में जो है आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपका जो भी कार्य है उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। एक तीव्र बुद्धि का बालक एक बार पढ़ के 1 साल में कंपटीशन को क्लियर कर देता है और नौकरी लग जाता है। लेकिन एक मंद बुद्धि का बालक 1 साल में नहीं कर पाता, तो कोई बात नहीं। 1 साल में नहीं कर पा रहा तो 2 साल लग जाएँगे, 3 साल लग जाएँगे, 5 साल लग जाएँगे, क्या दिक्कत है? मनोवैज्ञानिकों ने अपने 50-50 साल दे दिए अपने प्रयोगों के अंदर। कमेनियस नाम के विद्वान अपन ने पढ़े थे शुरू के अंदर, अगर आपने बाल विकास पढ़ा हो तो। कमेनियस, जिन्होंने 29 वर्षों तक अध्ययन किया और 2 किताबें लिखी उन्होंने, चित्रमयी किताबें, चित्रित किताबें, यानी ऐसी किताबें जिनमें चित्र बने हुए थे। तो बताइए इन मनोवैज्ञानिकों के कारण जो है आज अपने को कितने सारे सिद्धांत मिले। इन सिद्धांतों में इन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। जब जाके अपने कोई सिद्धांत दिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। तो पूरा समय लगता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है नौकरी लगना। कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंदबुद्धि व्यक्ति है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बार-बार अभ्यास करते रहो बार-बार। अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है? चलिए, तो स्मरण शक्ति जो होती है, बुद्धि जो होती है, वो भी विद्यार्थियों अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला जो बिंदु है अपना, वो है विद्यार्थियों परिपक्वता। परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब है मैच्योरिटी। परिपक्व व्यक्ति जो है ज़्यादा सीख पाता है, बिल्कुल सही बात है। परिपक्वता जैसे-जैसे आती है व्यक्ति के अंदर, तो उसका जो एक आईक्यू का लेवल है वो धीरे-धीरे बढ़ता है। जैसे आप आज से मान लीजिए 10 साल पहले आप किस तरह से सोचते समझते थे, किस तरह की आपकी तर्क क्षमता थी, किस तरह से आप चिंतन कर पाते थे और आज 10 साल बाद आप कैसे चिंतन कर पा रहे हैं, आपको फ़र्क दिख रहा है? 10 साल छोड़ो, 5 साल या 2 साल मान लो, 5 साल पहले आपका आईक्यू लेवल कैसा था, तर्क-वितर्क आप कर नहीं पाते थे, लेकिन आज आप स चीज़ों के ऊपर तर्क-वितर्क कर पा रहे हैं। आप समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं, आप चिंतन कर पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं, आप समस्याओं को सुलझा पा रहे हैं, ऐसी कैपेसिटी क्षमता आपके अंदर आ गई है। तो ये आज से 2-3 साल पहले थी क्या आपके अंदर? नहीं थी।
ठीक है? तो परिपक्वता जो है यानी मैच्योरिटी जो है, कहते हैं ना अक्ल जाड़ आ गई। मुँह में आपके पीछे ही पीछे जो जाड़ें होती है, जाड़ कहते हैं 25 साल के बाद में अक्ल जाड़ आनी शुरू हो जाती है। अक्ल जाड़ का मतलब प्रज्ञा दंत भी इनको बोलते हैं, प्रज्ञा। अक्ल जाड़ अपने वैसे अ, हिंदी में या फिर देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, हिंदी शुद्ध हिंदी में बोले तो प्रज्ञा दंत। प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, ज्ञान। यानी कि जब आपके अंदर ज्ञान आ गया है, बुद्धि आ गई है, तो आपके वो दाँत आने शुरू होते हैं पीछे-पीछे वाले, जिनको प्रज्ञा दंत बोलते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? ये परिपक्वता की निशानी एक तरह की कि अब आप मैच्योर हो गए हैं। हमारा भारतीय संविधान भी 18 वर्ष के बालक-बालिका को जो है वोट देने का अधिकार देता है। यानी कि 18 वर्ष में वो आपको क्या समझ रहे हैं? मैच्योर समझ रहे हैं। यानी कि आप सही-गलत का निर्णय कर पा रहे हो। इत ऐसी क्षमता उनके अनुसार आप में आ गई है। अब आप में चाहे आई हो, चाहे नहीं आई हो 18 साल में। लेकिन संविधान के अनुसार वो मान रहे हैं कि 18 वर्ष का बालक या बालिका अपना उचित निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं और वो मतदान करने के अधिकारी हो जाते हैं। वो चुन सकते हैं, सही-गलत के बारे में वो उनमें समझ जो है वो पैदा हो जाती है। ऐसा मानते हैं वो संविधान में। कानून ऐसा मानता है। तो ये सब क्या है? परिपक्वता है और ये भी क्या करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए, अंतिम बिंदु देख लेते हैं विद्यार्थियों और लास्ट है अपना अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में, वो है लास्ट जो है बिंदु विद्यार्थियों, वो है अपना पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान। हाँ, देखिए पूर्व ज्ञान क्या होता है? पूर्व ज्ञान का मतलब है कि पहले से आपको कोई ज्ञान है, प्राप्त है और नवीन परिस्थितियों के अंदर आप उसको काम में ले रहे हो, उसको पूर्व ज्ञान बोलते हैं। ठीक है? यानी पहले से आपको किसी चीज़ का ज्ञान है और अब आप वर्तमान में उस ज्ञान को काम में ले रहे हो। तो बहुत सी चीज़ें जो होती है विद्यार्थियों, वो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और अनुभवों से सीखने के बाद में उस अनुभव को आगे हम क्या करते हैं? जीवन में काम में लेते हैं। जैसे मैं जब छोटा था, मुझे याद है आज से 15 साल पहले, तो उस समय जो है मैं अपने पिताजी के साथ बाज़ार जाया करता था। तो मेरे पिताजी जब सब्ज़ी खरीदते थे, तो मैं देखता था कि वो किस तरह से सब्ज़ी की छँटनी कर रहे हैं। तो देखिए भिंडी जब खरीदते थे भिंडी, तो भिंडी का जो तीखा वाला हिस्सा है, उसको ऐसे तोड़ के देखते थे। ये मान लीजिए ये ऐसे ये भिंडी है, ये भिंडी है, तो भिंडी का ये जो तीखा वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा-सा ऐसे तोड़ के देखते थे। तोड़ के देखते तो अगर वो हिस्सा टूट गया, तो इसका मतलब भिंडी ताज़ा है, आप ले सकते हो। अगर ये हिस्सा नहीं टूटता है ऐसे करने से, तो इसका मतलब भिंडी बासी है, आपको नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए मैंने वो उस समय वो उनसे अनुभव प्राप्त किए। उसके अलावा कोई अगर आप फ्रूट ले रहे हो, तो फ्रूट के अंदर भी सब फ्रूट्स के अलग-अलग है। चीकू अगर खरीद रहे हो, तो चीकू आपका सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, है ना? वो टाइट होना चाहिए थोड़ा, तो अच्छा निकलेगा, है ना? उसके अलावा अगर आप जो है मौसमी मान लीजिए जूस वाली ले रहे हो, तो वो ऊपर से हरी होनी चाहिए, पीली नहीं होनी चाहिए। हरी होगी तो उसमें जूस अच्छा निकलेगा। तो इस तरह से जो है ये क्या है? ये अनुभव है। ये मैंने अनुभव अपने पिता से सीखे। अब उन अनुभवों को मैं आगे काम में ले रहा हूँ। अब मैं मेरे को मान लीजिए बड़ा हुआ जब मुझे मेरे घरवालों ने कहा जा सब्ज़ी लेके आना। आते आते वक़्त बाज़ार से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है तो भई 2 सब्ज़ी ले आना, आज की रात की और सुबह की। तो उन अनुभवों को बताऊँ मैं काम में लूँगा या नहीं लूँगा? बिल्कुल लूँगा, है ना? भिंडी की सब्ज़ी हाँ, भिंडी का एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया है मेरी फ़ेवरेट है भिंडी भई। भिंडी की सब्ज़ी मेरी फ़ेवरेट है इसलिए भिंडी का एग्ज़ाम्पल। आपकी फ़ेवरेट होगी। हाँ, तो अब मैं बताइए उस ज्ञान का उपयोग करूँगा या नहीं करूँगा? बिल्कुल करूँगा, जीवन पर्यंत करता रहूँगा। तो इसी तरह से जो है मनुष्य के को जो है उसके अधिगम को जो है, उस सीखने को जो है, उसका पूर्व ज्ञान भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। ठीक है? क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, समझाने का प्रयास किया है, तो अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक अपन ने विद्यार्थियों पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।